नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राजस्थान CET परीक्षा 2022। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम इस परीक्षा के एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे, जो दोस्तों आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, कि पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली है नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या आमेर शैली। जल्दी से अपना आंसर बताएं। पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है, वह शैली कौन सी है दोस्तों? आंसर हो जाएगा बूंदी शैली। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, बात करें बूंदी शैली, जो भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता और पशु पक्षियों तथा सतरंगी बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण बहुलता से इस शैली के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार था? नसीरुद्दीन, निहाल चंद, अबुल समद, मीर सैयद अली। तो दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर बताएं कि अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित करने वाला चित्रकार था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन। ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, चित्रकार तो था नसीरुद्दीन, और इसका विकास दोस्तों, इस चित्र शैली का जो विकास है वो महाराणा प्रताप और महाराजा अमर सिंह के समय हुआ था। और प्रमुख ग्रंथ दोस्तों, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? रागमाला अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? गर्म, गर्म व शुष्क, गर्म व आर्द्र या आर्द्र? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क प्रकार की राजस्थान की जलवायु है। दोस्तों, राजस्थान के अक्षांशीय 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र एवं बाकी क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क जलवायु के प्रकार की है। नेक्स्ट दोस्तों, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? जल्दी से बताएं कि सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। वो 5 क्षेत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन 5 जलवायु प्रदेशों के अंदर दोस्तों राजस्थान के जलवायु क्षेत्र को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों ओलंदी क्या है? राजस्थानी लोक नृत्य है, विवाह में दूल्हे का मामा है, विवाह में प्रयुक्त होने वाला एक प्रकार का फल है, या फिर नववधु के साथ जाने वाली लड़की है। ओलंदी का दोस्तों अर्थ क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की ओलंदी कहलाती है। दोस्तों, डाबरिया प्रथा राजपूत समाज में शादी में दहेज के रूप में प्राप्त होने वाली कुंवारी कन्याओं को डाबरिया कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओलंदी का किससे संबंध? नववधु के साथ जाने वाली लड़की से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर की प्रसिद्ध लहरिये वाली पगड़ी कहलाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर की जो प्रसिद्ध लहरिये वाली जो पगड़ी है वो क्या कहलाती है? छाबदार, मोठडेदार, राजशाही या खिड़कीदार? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों, जयपुर की जो प्रसिद्ध लहरिये वाली पगड़ी है वो किस नाम से जानी जाती है? राजशाही के नाम से जानी जाती है। 5 रंगों वाली दोस्तों यह पगड़ी, पग या पेचा का प्रचलन जयपुर राजघराने में अधिक था। दोस्तों, बसंती रंग की जो पाग होती है उसे शुभ अवसर पर पहना जाता है, और बलिदान के प्रतीक के रूप में दोस्तों केसरिया रंग की पगड़ी युद्ध में बांधी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशमी घाघरों पर मीनाकारी
किस शहर की प्रसिद्ध है? रेशमी घाघरों पर मीनाकारी किस शहर की प्रसिद्ध है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या जोधपुर? जल्दी से अपना आंसर बताएं। दोस्तों, रेशमी घाघरों पर जो मीनाकारी की जाती है वो जयपुर शहर की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मीना की कारीगरी जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा लाहौर से लाई गई थी। लाहौर में दोस्तों यह कार्य सिख कारीगरों के द्वारा किया जाता था। यह कार्य दोस्तों प्रमुख रूप से मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान रत्नों तथा सोने से निर्मित आभूषणों पर किया जाता था। और दोस्तों, रेशमी घाघरों पर मीना कार्य के लिए जयपुर शहर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी महिलाओं का चांदी का हार को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आदिवासी महिलाओं द्वारा जो चांदी का हार पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? हालरो, मुहरन, अर्सी या उपरोक्त सभी? जल्दी से अपना आंसर बताएं। आदिवासी महिलाओं द्वारा दोस्तों जो चांदी का हार पहना जाता है उसे हालरों के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा अभयारण्य मानव आवाज की नकल करने वाले गागरोनी तोते जिसका वैज्ञानिक नाम है एलेक्जेंड्रिया पोर्किट के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, गागरोनी तोते के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर, कुंभलगढ़, दर्रा या सीता माता अभयारण्य? जल्दी से अपना आंसर बताएं। कौन सा अभयारण्य दोस्तों गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दर्रा अभयारण्य। इसे दोस्तों हीरामन तोता या स्थानीय भाषा में टुईया या हिंदुओं का आकाशलोचन इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरियां पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सीता माता अभयारण्य। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यह सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ जिलों में अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला तथा मालवा के पठार के संगम स्थल पर अवस्थित है। इसे दोस्तों चीतल की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इस अभयारण्य को दोस्तों 1979 में स्थापित किया गया था। और यह अभयारण्य दोस्तों सर्वाधिक सागवान के वनों वाला एकमात्र अभयारण्य है। इस अभयारण्य में दोस्तों एंटीलोप चौसिंगा पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में भेड़ल या घंटेल कहा जाता है। दोस्तों, इसी सीता माता अभयारण्य में विशाल वृक्षीय मकड़ियाँ, पीले रंग की उड़न गिलहरी और इस अभयारण्य में दोस्तों स्थानीय भाषा में इसे मसोवा कहा जाता है। तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ कौन से अभयारण्य में पाई जाती है? सीता माता अभयारण्य में। नेक्स्ट दोस्तों, लोक नृत्य से आशय है प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा, महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य, आधुनिक संगीत व नृत्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। लोक नृत्य से क्या आशय है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन समय से चली आ रही नृत्य परंपरा। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का राज्य नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब राजस्थान का राज्य नृत्य किया जाता है उस समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चिरमी, जीरो, रसिया या घूमर? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर नृत्य। तो द ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिका किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, करौली, राजसमंद, भीलवाड़ा? क्वेश्चन है माध्यमिका किस जिले में स्थित है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। माध्यमिका किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या की गई। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव के साथ था, उसकी हत्या कब की गई? 1437 ईस्वी में, 1738 ईस्वी में, 1450 ईस्वी में या 1470 ईस्वी में? जल्दी अपना आंसर बताएं। 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा?
1437 ईस्वी में। अ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर कब प्रभाव में आया था? सिंचाई विभाग है दोस्तों, वो राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों से अलग होकर कब प्रभाव में आया? 1949, 1956, 1963 या 1980? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1949 के अंदर दोस्तों सिंचाई विभाग राजस्थान में सार्वजनिक कार्य विभागों में से अलग होकर प्रभाव में आया था। दोस्तों इस सिंचाई प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोटा में। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में। किसकी दोस्तों? सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। नेक्स्ट दोस्तों, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से मुख्यतः कौन से जिले को जलापूर्ति की जाएगी? क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिले को जलापूर्ति की जाएगी? बीकानेर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर व सीकर, सीकर व बीकानेर। जल्दी से अपना आंसर बताएं। कौन से जिलों को दोस्तों पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः आपको जलापूर्ति की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर व नागौर जिलों को। अ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को केरोसिन डालकर कब जला दिया गया था? 3 अप्रैल 1946, 12 अप्रैल 1946, 16 अप्रैल 1946 या 23 अप्रैल 1946 में? कौन सी डेट के समय दोस्तों जैसलमेर के क्रांतिकारी सागरमल गोपा को दोस्तों केरोसिन डालकर जला दिया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1946 में। दोस्तों बात करें सागरमल गोपा का, इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ? 1900 ईस्वी में। जैसलमेर के ब्राह्मण परिवार में हुआ। दोस्तों सागरमल गोपा के समय जैसलमेर के शासक कौन थे? जवाहर सिंह। कौन थे? जवाहर सिंह। दोस्तों उस समय जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। इन्होंने दोस्तों जैसलमेर के गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी अपनी बेबाक किताबों के द्वारा आमजन में विद्रोह के स्वर मुखर किए। दोस्तों सागरमल गोपा को 25 मई 1941 को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा अप्रैल दोस्तों 1946 में पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह ने उन्हें जेल में ही केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। सागरमल को दोस्तों जेल में दी गई झकझोर देने वाली यातनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी लक्ष्मी नारायण रंगा ने अमर शहीद शीर्षक की एकांकी नाटक की रचना की गई थी। और उनके दोस्तों संघर्ष को चित्रित करने के लिए गोपा द फ्रीडम फाइटर टाइटल से एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3 अप्रैल 1946। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि श्रेगिजाल्ड क्रेडोक्स भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किनके द्वारा बनाई गई? गोपाल सिंह खरबा, जोरावर सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारट या केसरी सिंह बारट? जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों कि जो रेगिजाल्ड क्रेडोक्स भारत सरकार के गृह सदस्य की हत्या करने की योजना किनके द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारट द्वारा ये योजना बनाई। दोस्तों प्रताप सिंह बारट के जन्म की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 24 मई 1983 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता दोस्तों कौन थे? केसरी सिंह बारट। ये इनके कौन थे दोस्तों? पिता थे। इनका जन्म दोस्तों कौन से जिले में हुआ था? उदयपुर के अंदर। कौन से जिले में? उदयपुर में। और दोस्तों इनकी माता का नाम था माणिक कंवर। दोस्तों बनारस में प्रताप ने भारत सरकार के गृह विभाग के एक सदस्य रेनिनाल्ड क्रेडिट की हत्या की योजना बनाई और इसका भेद खुल जाने के कारण दोस्तों जोधपुर के निकट आसरा नाडा रेलवे स्टेशन पर ये गिरफ्तार कर लिए गए थे। मेरी माँ को रोने दो जिससे सैकड़ों माताओं को न रोना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो यह मेरी वास्तविक मृत्यु होगी और मेरी माता पर अमिट कलंक होगा। ये वाक्य दोस्तों इन्होंने जेल में कहे थे और इन्हें दोस्तों 5 वर्ष की कारावास की सजा हुई थी। और जेल में दी गई दोस्तों यातनाओं के कारण 27 मई 1918 में 22 वर्ष की अल्प आयु में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रताप सिंह बारट। नेक्स्ट दोस्तों संत है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस संत की वाणी
श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से संत है जिसकी वाणी श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। संत हरिदास जी, संत दादू दयाल जी, संत रामचरण जी, संत राजा राम जी। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित संत की वाणी, आंसर हो जाएगा संत हरिदास जी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों संत हरिदास जी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। कौन से जिले में? नागौर जिले में। दोस्तों नागौर जिले के कौन से गांव में? कापड़ूद गांव में। कौन से? कापड़ूद। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह संत बनने से पहले डकैती का कार्य किया करते थे। एक महात्मा के संपर्क में आने पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया और ये संत बन गए। इनके द्वारा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय स्थापित किया गया। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। इनके द्वारा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय स्थापित किया गया और इनकी स्मृति में दोस्तों नागौर जिले के गाड़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? गाड़ा नामक स्थान पर। और दोस्तों इनका मेला कब लगता है? फाल्गुन सुदी एकम से लेकर बीज तक इनके मेले का आयोजन, एकम से बारस तक इनके मेले का आयोजन होता है। और इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायियों को गरबारी व विरक्तों को निहंग कहा जाता है। इनकी श्रेणी दोस्तों श्री हरि पुरुष नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चन्ननी चेरी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कौन सा मेला? चन्ननी चेरी मेला। कौन सी जगह पर आयोजित होता है? देशनोक बीकानेर, रणकपुर पाली, मेनाल भीलवाड़ा, विजयनगर गंगानगर। जल्दी से अपना आंसर बताएं दोस्तों। चन्ननी चेरी जो मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा देशनोक बीकानेर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले का दोस्तों आयोजन किस समय होता है? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। कब दोस्तों? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी के दिन दोस्तों इस मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर है? रणकपुर का मंदिर, दिलवेड़ा का जैन मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर या कुंभ श्याम का मंदिर? कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे। कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? रणकपुर का मंदिर। अ ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा कौन था? सांगा, कुंभा, प्रताप या उदय सिंह? दोस्तों 1567 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था उस समय दोस्तों मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह। द ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकगीतों का संस्मरण कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोकगीत होते हैं इनका जो संस्मरण है वो किस नाम से कहलाता है? रत्न राणा, चौबाली, कामण या कलाली? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौबाली, जिसे दोस्तों राजस्थान के लोकगीतों का संस्मरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओसियां जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दें। ओसिया के अंदर दोस्तों महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? वत्सराज प्रतिहार, नागभट्ट प्रथम, देवपाल या त्रिलोचन पाल? जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वत्सराज प्रतिहार के समय दोस्तों ओसिया में सच्चाई माता के मंदिर का निर्माण भी वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। यह मंदिर दोस्तों महामारू, पंचायतन और गुर्जर प्रतिहार शैली का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस शैली के अंदर है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर बने हुए मंदिर है, महामायन शैली में भी। और दोस्तों सच्चाई माता ओस वालों की कुल देवी है। कौन सी माता दोस्तों? सच्चाई माता। ये सच्चाई माता दोस्तों किसकी कुल देवी है? ओस वालों की। ठीक है, ये भी दोस्तों वत्सराज प्रतिहार द्वारा इसका मंदिर बनवाया गया। ओसिया में दोस्तों वत्सराज प्रतिहार ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? सूर्य मंदिर का निर्माण भी दोस्तों वत्सराज प्रतिहार के समय करवाया गया, जो आज भी विद्यमान है। तो यहाँ पर दोस्तों अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी? सिरोही, पिंडवाड़ा, शिवगंज या चंद्रावती? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि दोस्तों आबू के जो परमार है उनकी वैभव युक्त
राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चंद्रावती। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक था जो कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह द्वितीय, महाराणा राणा भवानी सिंह, महाराजा राणा राजेंद्र सिंह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों झालावाड़ राज्य के अंदर दोस्तों महाराज राणा भवानी सिंह थे जो शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों स ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्य कथन को छांटना है। पहला कथन है कि डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है। दूसरा है गरासिया लोग अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें सोहरी कहा जाता है। तीसरा है गरासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित होते हैं। और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको दोस्तों बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों डूंगरपुर जिले के बिलुड़ा गांव में पत्थरों से होली खेलने की परंपरा है और गरासिया लोग दोस्तों अनाज का भंडारण मिट्टी की कोठियों में करते हैं जिन्हें दोस्तों सोहरी कहा जाता है और इन्हीं गरासियों के अधिकतर त्योहार फसल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नसीराबाद छावनी में विद्रोह में किस सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई कुचलकर? वो सैनिक अधिकारी कौन सा था? मैकमोसन, ब्लैंक, हडसन, न्यूबरी। जल्दी से बताएं दोस्तों। जब नसीराबाद छावनी में दोस्तों 28 मई को विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति का, उस समय एक सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। वो सैनिक अधिकारी कौन सा था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा न्यूबरी। द ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यह विद्रोह आपके कब हुआ था? 28 मई 1857 को। दोस्तों 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह भी नसीराबाद अजमेर में हुआ। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने दोस्तों विद्रोह किया था और यहाँ न्यूबरी नामक सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी गई तथा ये विद्रोही सैनिक सीधे दिल्ली कूच कर गए और इन्होंने दोस्तों मेरठ क्रांतिकारियों के समान भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दुर्सा आड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, बेली किशन रुक्मणी री ख्याल, पद्मावत या कुवलिया माला। किसे दोस्तों दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बेली किशन रुक्मणी री खाल। बेली किशन रुक्मणी री खाल। दोस्तों यहाँ पर ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेली किशन रुक्मणी री के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ पीथल बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई है। दोस्तों बेली किशन रुक्मणी री काव्य को दुर्सा आड़ा ने पांचवा वेद कहा। पृथ्वीराज राठौड़ को डॉक्टर टेरिस्टोरी ने दोस्तों डिंगल का हेरंस कहा है और कर्नल जेम्स स्ट्रोर ने इसके काव्य में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल मानकर इनके व्यक्तित्व और ओज पूर्व कविता का गौरव प्रदान किया है। और इनके अन्य काव्य ठाकुर जी रा दुहा, गंगा जी री रा दुहा, गंगा लहरी, दसम अवगत रा दुहा आदि है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ब बेली किशन रुक्मणी री। दुर्सा आड़ा ने इसे पांचवा वेद कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि किस रचना के अंदर दोस्तों अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? मिफ्ता उल फतूह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा या खजाइन उल फतूह। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खजाइन उल फतूह। इसके अंदर दोस्तों अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था। दोस्तों इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता कहा जाता है। इस ग्रंथ की रचना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 1311 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ पर 1303 ईस्वी में जब आक्रमण किया था दोस्तों, उस समय अमीर खुसरो भी उनके साथ थे, जो चित्तौड़गढ़ के साके के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार थे। दोस्तों सितार, तबला, कव्वाली और मुर्कियों का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है।
तो द ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 ईस्वी में किस घटना को लेकर हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के नेतृत्व में दूसरा किसान आंदोलन 1946 में किस घटना को लेकर हुआ? कांगड़ा कांड से, राय सिंह नगर की घटना से, पलथाना कांड से या जयसिंहपुरा हत्याकांड से? जल्दी से अपना आंसर बताएं, किस घटना से हुआ था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा राय सिंह नगर की घटना से। दोस्तों बात करें यह घटना है, इसमें दोस्तों बात करते हैं कि 1 जुलाई 1946 को एक जुलूस का आयोजन किया गया था, जिसमें दोस्तों कुचलने का असफल प्रयास किया गया। सेना व पुलिस की कार्रवाई में 1 जुलाई 1946 को दोस्तों एक कार्यकर्ता बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई थी। उस कार्यकर्ता का नाम क्या था दोस्तों? बीरबल सिंह। उसकी दोस्तों इस समय क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और बीरबल की मृत्यु के पश्चात दोस्तों संपूर्ण बीकानेर में 6 जुलाई 1946 को, किस दिन दोस्तों? 6 जुलाई 1946 को दोस्तों किसान दिवस के रूप में, या फिर आप कह सकते हो बीरबल दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 जुलाई 1946 को। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर है? जल्दी से अपना आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर है? कंवरसेन लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर? जल्दी से अपना आंसर बताएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की दोस्तों कौन सी लिफ्ट नहर सहायक नहरों सहित सबसे लंबी नहर है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। ब ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों इस लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम था नोहर सावा लिफ्ट नहर। ये भी बात आपको याद रखनी है कि इसका प्राचीन नाम क्या था? नोहर सावा लिफ्ट नहर। दोस्तों यह सहायक नहरों सहित सबसे लंबी 665.5 किलोमीटर है। अन्यथा दोस्तों कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी है, जिसकी कितनी है लंबाई? 151 किलोमीटर। 151 किलोमीटर। कौन सी दोस्तों? कंवरसेन लिफ्ट नहर की। इसकी लंबाई है दोस्तों 151 किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सबसे लंबी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कौन सी लिफ्ट नहर सबसे लंबी है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कंवरसेन लिफ्ट नहर। अ ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। कंवरसेन लिफ्ट नहर दोस्तों इसका प्राचीन नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। इसका भी दोस्तों प्राचीन नाम क्या था? लूणकरणसर। कंवरसेन लिफ्ट नहर है, इसका प्राचीन नाम था लूणकरणसर लिफ्ट नहर। यह दोस्तों सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इससे दोस्तों बीकानेर और गंगानगर जिले में जलापूर्ति होती है। 2 जिलों के अंदर होती है। कौन से दोस्तों? एक तो आपका जिला हो जाएगा बीकानेर और दूसरा कौन सा जिला है? गंगानगर। इन जिलों में दोस्तों इस नहर से क्या होती है? जलापूर्ति होती है। और इसे बीकानेर नगर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बीकानेर नगर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। कौन सी नहर को? कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर नगर की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? मिट्टी के गुण के आधार पर, धरातलीय मूल चट्टान के आधार पर, मिट्टी की स्थानिक अवस्थी के आधार पर या मिट्टी की उर्वरता के आधार पर? भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता शक्ति के आधार पर। दोस्तों भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी जो परत होती है, जो पौधों को उगाने और बढ़ने के जीवाश्म तथा खनिजाश्म प्रदान करती है, मृदा या मिट्टी कहलाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। तो 34वें का आंसर हो जाएगा द। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की सहायता से 1958 में स्थापित दोस्तों राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, कोटा, जोधपुर या जयपुर? जल्दी से अपना आंसर बताएं कि भारत सरकार की सहायता से दोस्तों 1958 के अंदर स्थापित राजस्थान की प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा
जोधपुर के अंदर। दोस्तों प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई कब? 1958 में। दोस्तों राज्य में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जयपुर और जोधपुर के अंदर है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है राज्य के अंदर? दोस्तों जयपुर और जोधपुर में। और भारत सरकार की सहायता से दोस्तों 1958 में राजस्थान में प्रथम मिट्टी प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की? जोधपुर में। दूसरे में आपकी कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले जैव विविधता जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेम्स प्रिंसेप, नॉर्मे मेयर, E.O. विल्सन या कैलाश सांखला? जल्दी से अपना आंसर बताएं। सर्वप्रथम दोस्तों जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा A.O. विल्सन के द्वारा जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? राजस्थान के अंदर सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? शाहपुरा, कोटपुतली, ब्यावर या बिलाड़ा? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ब्यावर से। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? कौन से अनुच्छेद के अंदर राज्य प्रशासन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 175 से 225, अनुच्छेद 152 से 237, अनुच्छेद 150 से 200 या अनुच्छेद 160 से 226? कौन से अनुच्छेद के अंदर दोस्तों राज्य प्रशासन का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन अधिकारी होता है? मुख्य सचिव होता है, सचिव होता है या अतिरिक्त सचिव होता है या उनमें से कोई नहीं होता है? केंद्र व राज्य के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी निम्न में से कौन सा अधिकारी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सचिव। ब ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य सचिव का चयन बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? एक बार वापस सुन ले दोस्तों कि जो मुख्य सचिव का जो चयन होता है वो बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। वह एक दोस्तों वरिष्ठतम प्रभावी व्यक्ति होना चाहिए जिससे वह अपनी योग्यता, अनुभव, ईमानदारी तथा निष्पक्षता के कारण सभी अधिकारियों का विश्वास और आदर प्राप्त हो। किस आयोग ने यह सिफारिश दी थी? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आयोग था? यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा यह सिफारिश दी गई थी। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? कौन सा देश है जिसके साथ दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। और दोस्तों वो सीमा कितने किलोमीटर की लगती है? 4096.7 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और दोस्तों सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें, सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपके लगती है अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और वह सीमा कितनी लगती है दोस्तों? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। किस देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ लगती है। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? गिर जंगल है वो किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, उत्तराखंड या सिक्किम? जल्दी से बताएं गिर जंगल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर गिर जंगल पाए जाते हैं। और यह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए यह जंगल प्रसिद्ध है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा
1975 के अंदर दिया गया था। गिर जंगल को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया 1975 में। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कौन से राज्य के अंदर दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, जो कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर। और यह लेगुन झील है जो बंगाल की खाड़ी का एक भाग है। तो स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डाल्टन द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोस्तों 1803 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो परमाणु सिद्धांत कब दिया गया? 1803 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन, कहाँ के हैं दोस्तों? ब्रिटिश के। ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो है रेट्रोवायरस, प्रतिरक्षा विषाणु, अब्रोवायरस या लेंटेवायरस? जल्दी से बताएं कि जो एड्स है वो मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रेट्रोवायरस। दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 दिसंबर के दिन यह दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों HIV इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स। ठीक है दोस्तों, तो HIV की फुल फॉर्म भी याद रखनी है कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स। नेक्स्ट, मियादी जवर किस कारण होता है? थाइफॉइड फीवर है दोस्तों। मियादी जो जवर है वो किस कारण से होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मियादी जो जबर होता है दोस्तों यह किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा यह होता है दोस्तों मियादी जबर। अन्य नाम है मोती जरा। इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या है? मोती जरा। क्या नाम है? मोती जरा। और दोस्तों रोग इसका रोग वाहक क्या है? साल्मोनेला। क्या है? साल्मोनेला, जो जीवाणु जनित रोग है। कैसा है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों मियादी जबर है, ये किस कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, फलों की कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा रहे कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? ईथर, अमोनिया, एसिटिलीन या एथिलीन? जल्दी से बताएं, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। यह दोस्तों फलों को कृत्रिम तरीके से पकाती है। दोस्तों एथिलीन की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में एसिटिलीन एथाइन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए तो एथिलीन की भूमिका होती है, लेकिन दोस्तों कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन की एथाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? किसे दोस्तों वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे कि निम्न में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। और यह दोस्तों एक प्रकार का विषैला द्रव है। कैसा द्रव है? विषैला
द्रव दोस्तों जिसकी गंध शराब की तरह होती है। इसके सेवन से दोस्तों व्यक्ति सो जाता है तथा अधिक मात्रा में पी लेने से व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो जाती है। इसे दोस्तों सर्वप्रथम लकड़ी के भंजन आसवन से बनाया गया था और अतः इसे कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कौन सा प्रकाश है वो कम प्रभावी होता है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हरा प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कम प्रभावी होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा पादप अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया पर्णहरित या हरित लवक की उपस्थिति में होती है। इसमें दोस्तों ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। सभी हरे पादप तथा नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया के अंदर दोस्तों जल के अंदर अणुओं का ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीजन गैस निर्गत होती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होता है। दोस्तों हरे पौधों के अंदर पाई जाने वाली हरित लवक, इसके अंदर दोस्तों प्रकाशग्राही केवल बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर दोस्तों बैंगनी रंग में न्यूनतम, लाल रंग में सर्वाधिक होती है। दोस्तों न्यूनतम किस रंग में होती है? बैंगनी में, और सर्वाधिक लाल रंग में। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों पर्णहरित के ग्रेनों में तथा प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया पर्णहरित के स्ट्रोमा के अंदर होती है। तो यहाँ पर दोस्तों कम प्रभावी कौन है प्रकाश संश्लेषण के अंदर? हरा प्रकाश। ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे प्रभावकारी है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, बैंगनी प्रकाश या लाल प्रकाश? जल्दी बताएं कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश है दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। इसमें दोस्तों ऑक्सीकरण उप उत्पाद के रूप में निकलती है और हरे पादप तथा नील हरित शैवाल के प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में दोस्तों जल के अणुओं का ऑक्सीकरण होने पर ऑक्सीजन गैस निर्गत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने पर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सबसे प्रभावकारी है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश कौन सा? लाल प्रकाश। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि दोस्तों आज का वीडियो सेशन सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कार्य का मात्रक है। वॉट, न्यूटन, डाइन या जूल? कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य बराबर आपका होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। यह आपका क्या होता है दोस्तों? कार्य। और इसका मात्रक होता है जूल या फिर न्यूटन मीटर या फिर आप कह सकते हो न्यूटन मीटर। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू वेग का स्क्वायर और इसका मात्रक होता है जूल या किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या किलोग्राम। स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन या फिर किलोग्राम। ये जो न्यूटन है ये किसका मात्रक होता है? बल का। बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। और दोस्तों शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल। शक्ति किसका मात्रक होता है? जूल या फिर सेकंड या वोट। और शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बट्टा समय। ठीक है, तो कार्य का दोस्तों मात्रक आपका क्या हो जाएगा? जूल या फिर आप कह सकते हो न्यूटन मीटर। तो द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है। जल्दी से अपना आंसर बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो संगठनात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को
राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना यदि आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। इस संविधान से क्या क्या लिया गया है कि अनुच्छेद 201 के अनुसार जो दोस्तों राज्यपाल होता है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कौन सा लक्षण है दोस्तों जो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ के अंदर समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता या संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों दोनों के अंदर जो सेम है वो कौन सी लक्षण है? वो है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। द ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा, जो दोस्तों भारतीय व्यवस्था और अमेरिका दोनों की परिसंघों के समान लक्षण है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। 1946 के अंदर दोस्तों अंतरिम सरकार के अंदर कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। दोस्तों वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन था? वायसराय। अध्यक्ष पद पर कौन था दोस्तों? वायसराय। और उपसभापति या उपाध्यक्ष के पद पर आपके थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा दोस्तों स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि जो 1935 में दोस्तों अधिनियम हुआ था उसके अंदर स्थापित संघों में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम दोस्तों 1935 के अंदर केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, कौन कौन सी 3 सूची दोस्तों? एक तो आपकी थी संघ सूची, दूसरी दोस्तों प्रांतीय सूची और तीसरी दोस्तों सूची है समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के आधार पर दोस्तों यह किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए थे। तो यहाँ पर स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, या फिर कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, या मुस्लिम लीग ने 1942 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। जल्दी से अपना आंसर बताएं कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 में मई के अंदर रांची में स्वराज पार्टी द्वारा यह प्रस्ताव है जो पारित किया गया था, जो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग का यह प्रथम अवसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका से सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। जल्दी बताएं। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंदर सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा जाता है। इसके अंदर दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता की नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, इसके अंदर दोस्तों आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? भारत के संविधान के निर्माताओं के मत निम्न में से किसके अंदर प्रतिबंधित होते हैं? उद्देशिका,
मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उद्देश्य का। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना है जो प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है यह प्रस्तुत किया गया और दोस्तों इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया। पारित दोस्तों इसे कब किया? 22 जनवरी 1947 के दिन उद्देश्य का जो प्रस्ताव है इसे पारित कर दिया और दोस्तों इसको प्रस्तुत कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे संबद्ध है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी या गोदावरी घाटी? जल्दी से बताएं कि कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऊपरी दामोदर घाटी में दोस्तों स्थित पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। कौन सा दोस्तों? दामोदर घाटी के अंदर पश्चिम बंगाल का कौन सा क्षेत्र दोस्तों? रानीगंज क्षेत्र। कौन सा? रानीगंज क्षेत्र, जो दोस्तों कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृषि वित्त एवं पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, केंद्रीय सहकारी बैंक या भूमि विकास बैंक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि कृषि वित्त और पुनर्वित्त में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाबार्ड। इसकी स्थापना दोस्तों 12 जुलाई 1982 को कब की गई? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई और इस नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? मुंबई के अंदर। मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस को बनाने वाली कंपनी है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दे कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों MS ऑफिस, इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग या एप्पल? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS ऑफिस बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या उपरोक्त सभी? तो अभी दोस्तों आपको बताया था कि जो MS ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर या फ्रीवेयर? दोस्तों जो निर्देशों का जो समूह होता है उनको तो प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो प्रोग्राम का जो समूह होता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के एक सेट की आवश्यकता होती है जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। अर्थात निर्देशों के समूह को तो प्रोग्राम कहा जाता है और इन प्रोग्रामों के दोस्तों सारे के सारे समूह को क्या जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इंटरफेस, इंटरब्रिज, इंटरलॉक या इनमें से कोई नहीं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच दोस्तों जो संचार स्थापित किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरफेस। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो संचार स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसे इंटरफेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कार्य या उद्देश्य के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? किसी निश्चित कार्य या फिर किसी उद्देश्य के लिए जो आवश्यक हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रंकी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या शेयरफेयर? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
आपका आंसर हो जाएगा ट्रंकी सॉफ्टवेयर होता है ना दोस्तों, इसको आवश्यक रूप से निश्चित कार्य और उद्देश्य के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। किसे? ट्रंकी सॉफ्टवेयर को। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? कीबोर्ड का आविष्कार है वो किनके द्वारा किया गया? क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स, डगलस सी इंजेलबर्ट, जे थॉमसन या एलन ट्यूरिंग? जल्दी से बताएं, कीबोर्ड का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स द्वारा दोस्तों कीबोर्ड का आविष्कार 1868 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1868 में जो लाथम सोल्स द्वारा इसका आविष्कार किया गया। कीबोर्ड के अक्षरों की सबसे ऊपर वाली पंक्ति को बाईं ओर के 6 बटन क्विरिटी के होते हैं जिन्हें अपर रो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड के अक्षरों की पंक्ति की बाईं ओर के 6 बटन की जो क्वेरिटी होती है जिन्हें क्या कहा जाता है? अपर रो, मिडल रो, लोअर रो या इनमें से कोई नहीं। अभी दोस्तों आपको बताया था कि कीबोर्ड की जो ऊपरी पंक्ति होती है बाईं ओर के 6 बटन होते हैं क्वेरिटी, इसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अपर रो। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों अभी बताया कि कीबोर्ड का जो आविष्कार है वो क्रिस्टोफर लाथम सोल्स द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। CUI का पूरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो कीबोर्ड है वो टाइपराइटर की तरह CUI के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस CUI की फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से आंसर बताएं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर से, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से, अंग्रेजी भाषा के कंपेयर से या अ व ब दोनों से? जल्दी से बताएं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दोस्तों यहां पर आपको बता देते हैं कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट और लैटिन भाषा के कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। दोस्तों कंप्यूटर की बात करें तो यह शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर और अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना हुआ है। सामान्यतः दोनों शब्दों का संबंध गणना करने से है। इन दोनों शब्दों का संबंध किससे है दोस्तों? सामान्यतः गणना करने से इनका संबंध है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ ही दोस्तों क्या है? गणना करना। गणना करना इस कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाया जाता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा अ व ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए कौन सी की को प्रयुक्त किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ESC या ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट? कौन सी युक्त प्रयुक्त की जाती है वार्म बूटिंग के लिए? तो दोस्तों यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसका उपयोग दोस्तों कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को वापस चालू करने अर्थात कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए वार्म बूटिंग कहा जाता है। वार्म बूटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है या फिर उसको कंप्यूटर को वापस रीस्टार्ट करना है, तो उसके अंदर दोस्तों आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन को दबाकर उसे रीस्टार्ट या वार्म बूटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन या फिर कॉम्पैक्ट एडिट डिजाइन? CAD का अर्थ क्या है? तो यहां पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को कहा जाता है गणक यंत्र, संगणक, परिकलक या अभिकलित्र? जल्दी से बताएं, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? गणक यंत्र,
संगणक, परिकलक या अभिकलित। यहाँ पर दोस्तों आपको कूट दिए हुए है, केवल एक सही है, केवल 1 व 2 सही है, केवल 1, 2 व 3 सही है, या फिर चारों ऑप्शन ही सही है। कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर एवं अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका सामान्यतः दोनों शब्दों का संबंध गणना करने से है और कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ गणना करने वाला है। तो दोस्तों कंप्यूटर को गणक यंत्र भी कहा जाता है, संगणक भी कहा जाता है, परिकलित भी कहा जाता है और अभिकलित भी कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चारों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक राशियों जैसे ताप हो, दाब, विद्युत प्रवाह, लंबाई आदि को मापने हेतु किस कंप्यूटर को प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दे, एग्जाम में छप सकता है कि भौतिक राशियां होती है दोस्तों, ताप, दाब, विद्युत प्रवाह या लंबाई आदि को मापने के लिए कौन से कंप्यूटर को प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर या कोई नहीं? तो दोस्तों जितनी भी भौतिक राशि है जैसे ताप है, दाब है, विद्युत प्रवाह है या लंबाई है, इन सभी को नापने के लिए दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर है वो भौतिक राशि, ताप, दाब, विद्युत प्रवाह या लंबाई आदि को मापने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर या माइलोमीटर में तथा चिकित्सा क्षेत्र में प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्टमीटर में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों और इसके अलावा कहाँ पर होता है? जैसे वाहनों की गति मापने तो स्पीडोमीटर या माइलोमीटर या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों प्रयुक्त थर्मामीटर, वोल्टमीटर में भी एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर में दोस्तों डेटा का मापन सतत और निरंतर होता है। इसके अंदर दोस्तों डेटा का जो मापन होता है ना, वो सतत व निरंतर होता है। कैसा होता है? सतत व निरंतर। विश्व का पहला एनालॉग कंप्यूटर के जनक साइबोर्ग, विश्व के दोस्तों पहले एनालॉग कंप्यूटर के जो जनक थे वो कौन थे दोस्तों? साइबोर्ग। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वाहनों की गति मापने हेतु स्पीडोमीटर या माइक्रोमीटर में किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? अभी दोस्तों आपको बताया कि वाहनों की गति के लिए स्पीडोमीटर या माइलोमीटर के लिए भी कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी आपको बताया कि इस एनालॉग कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो भौतिक राशियों के मापन में जैसे ताप, दाब, विद्युत प्रवाह या लंबाई आदि के मापन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रोग्रामिंग के अंदर दोस्तों कुछ कथन होते हैं जिसे बार बार पुनरावृत्ति की जाती है। इन कथनों को क्या कहा जाता है? लूपिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंपाइलिंग या स्ट्रक्चर? जल्दी से बताएं, बार बार जो कथनों की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में, उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लूपिंग। अ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हमने दोस्तों आपके सीईटी एग्जाम के लिए 7 और 8 फरवरी को जो दोस्तों एग्जाम है 4 पारियों के अंदर, उसके लिए दोस्तों बहुत ही बेस्ट मॉडल पेपर था, जिसके अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में छपने की संभावना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।